चलिए, हायर मैथ्स के अंदर एक और नया चैप्टर हम देखेंगे। लाइन्स एंड एंगल्स देख चुके हैं, सर्कल देख चुके हैं, आज देखेंगे ट्रायंगल, त्रिभुज। लेकिन ये ट्रायंगल एरिया एंड वॉल्यूम वाला ट्रायंगल नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, ज्योमेट्री के अंदर ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। ठीक, तो कुछ अलग नियम देखने को मिलेंगे आपको पेरीमीटर और उसके एरिया के अलावा। तो हेडिंग डालना ट्रायंगल। त्रिभुज और लाइन से सारे प्रॉपर्टीज में जैसे बता रहा हूँ वैसे लिखते चलना, नोट डाउन करते चलना। और कल जब आओगे तो इसको देख के आना, नहीं तो सब सिर्फ देखोगे ही, समझ नहीं पाओगे। प्रॉपर्टीज जितने भी उसके प्रॉपर्टीज है, थ्योरम है, प्रमेय है, लाइन से बारी बारी लिखते चलना। सबसे पहला प्रॉपर्टी, ट्रायंगल क्या होता है ये सब बताने की जरूरत नहीं। ठीक, तो एकदम बेसिक पार्ट को एक्सक्लूड कर रहा हूँ। दो भागों में ट्रायंगल को बांटा जा सकता है। अगर कोण के हिसाब से देखें तो तीन बटेगा, एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। न्यून कोण, सम कोण और अधिकोण, इतना मालूम। और अगर साइड के भुजाओं के हिसाब से देखा जाए, एक होता है समबाहु, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों भुजाएं बराबर है तो इक्विलेटरल समबाहु, दो भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु, और कुछ भी बराबर नहीं है तो विषम बाहु। ये सब नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं बता रहा हूँ बोल के बता ही दिया। चलो, लिखा नहीं रहा हूँ, कहने का तात्पर्य है ये अगर ट्रायंगल है कोई ए बी सी जिसकी तीन भुजाएं हैं और इसके ये एंगल हैं, कोण है ए बी सी, तो याद रखना इसके तीनों कोणों का योग, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो बोले नहीं सर ये मालूम है, फिर भी लिखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तीनों मिला के हमेशा कितने होंगे, 180 डिग्री, 180 डिग्री। लेकिन ध्यान रखना ये जो कोण है ये कैसे कोण है, ये इंटीरियर एंगल्स है, अंतः कोण है। कैसा कोण है, अंतः कोण, अंदर जो होगा वो अंतः, बाहर जो होगा बाह्य। ठीक, समझ आई बात। चलिए, तो अंदर का कितना हो गया, 180 डिग्री, कितना हो गया, 180 डिग्री, है ना। अब ठीक इसी प्रकार बाह्य कोण, सेकंड प्रॉपर्टी, ये बाह्य कोण क्या होगा, देखो ये एक ट्रायंगल हो गया ए बी और ये सी। अगर ये मैं बी सी को ऐसे एक्सटेंड करते जाऊं, ये लो बाहर एक्सटेंड कर दिया, ये जो एंगल निर्माण हुआ ना एंगल सी के जस्ट राइट साइड वाला, इस एंगल को मैं क्या बोलूंगा, इस एंगल को बाह्य कोण। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो वैसे ही जैसे इस लाइन को मैं आगे बढ़ा दिया, वैसे ही एक ये वाले लाइन को आगे बढ़ा दो। और कौन सा लाइन, ये तीन लाइन आगे बढ़ गया, कौन सा, ये तो दोनों एक साइड हो जाए, कौन सा, ये वाला बोल रहे हो, बनाओ पहले आप, स- सब बना दो जिसको जो मन में आ रहा है। एक ठोक मानक वाला बना देते हैं आपके लिए, ये लो। एक ही मतलब था वो, इसको इस साइड कर दिया, मैं उधर कर दिया था, क्या तकलीफ हो रहा था, इसको इधर किया, इसको इधर कर लिया, ये खुश, इसी को इधर कर लिया, उसको उधर कर लिया, क्या चलो जैसे भी। अब ये एंगल इंटीरियर एंगल हो गया, जिस जस्ट इसके अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। अगर मैं इसको लाइन को एक्सटेंड कर दिया तो पहले वाले में इधर एक्सटेंड किया था, क्या तकलीफ है। ठीक, अब ये कोण इसके लिए देखो, ये कोण इसके लिए इंटीरियर एंगल है, ये वाला क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ये बड़ा एंगल। ये कोण अंदर इंटीरियर एंगल है तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर, बाहर ये एंगल। ठीक, तो बाह्य एंगल का या एक्सटीरियर एंगल का, बाह्य कोणों का योग कितना होता है। अगर इसको मैं θ1 मान लेता हूं, इसको θ2 मान लेता हूं और इसको θ3 मान लिया, तो ध्यान रखना जैसे एंगल ए बी सी 180 डिग्री के बराबर था, लेकिन वो ध्यान रखना कैसा एंगल था, अंतः कोण था। बाह्य कोण का योग मतलब θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। कितना, 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब चाहे तो उसको प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली याद रख लेना कितना होगा, 360 डिग्री।
कैसे प्रूव कर सकते हैं? ये अगर ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, सी मान लिया, ये एंगल दोनों 180 डिग्री होगा, ये दोनों 180 होगा, ये तीनों 180 होगा, टोटल जोड़ोगे 540, और उसमें इस एंगल को हटा दो, ए बी सी को हटा दो, तो यही एंगल बस बच जाएंगे। मतलब -180 हटा दोगे, ए बी सी का मान तो 180 होता है, 360। ठीक, नहीं समझना है, समझ नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बस याद रखना अल्फ, ये तीनों एंगल, तीनों एक्सटीरियर एंगल, तीनों बाह्य कोण मिला के कितना डिग्री बनाते हैं? 360 डिग्री। दो प्रॉपर्टीज ये नोट डाउन किए। ठीक, तीसरा प्रॉपर्टी ध्यान रखना, यही जो मैं बाह्य कोण बनाया था, इसके सम्मुख या इसके जो विपरीत दो अंतःकोण होंगे, इसको मैं इधर एक्सटेंड कर दिया, ये बाह्य कोण हो गया, इसके लिए ये बाह्य कोण हो गया। ये समझ लो एंगल ए, ये बी और ये सी, ये वाला एंगल ए मान लिए, बी मान लिए, सी मान लिए, और ये बाहर ये एंगल को मान के चलो एक्स मान लो। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये जो बाह्य कोण है एंगल एक्स, ये किसके बराबर होगा? तो ध्यान रखना, ठीक इसके विपरीत, ये वाले को छोड़ के, ठीक इसके विपरीत या इसके सम्मुख अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा। ठीक इसके सम्मुख जो भी अंतःकोण पाए जाएंगे उनके योग के बराबर होगा। मतलब ये एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होगा। ये ठीक समझिए बात? क्लियर? अब वैसे ही अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो ये भी बना पाओगे। ये एंगल किसके बराबर होगा? एंगल ए प्लस एंगल सी। इसको एक्सटेंड कर दूं तो ये एंगल, ये वाला एंगल, एंगल बी और एंगल सी के बराबर होगा। ठीक है, तो खैर एक ठोक लिखा दिया, बाकी तो समझ ही जाओगे, सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल ही है। ठीक है, समझ आई बात? चलिए, ये तीसरा प्रॉपर्टी हुआ। ये बहुत काम का चीज है, इसको याद रखना। एक आध दो बेसिक एग्जांपल, और जिसको नहीं बनता होगा तो वो नोट डाउन कर लेना, नहीं तो समझ ही जाओगे। छोटे मोटे एग्जांपल दे देता हूँ। अगर ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, 60 नहीं 80 कर लो, ये 80 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? एक्स निकालना है। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, निकाल पाओगे क्या? कैसे निकालोगे? मुझे ये मालूम है कि तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मतलब 30 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस एक्स डिग्री, ये कितने के बराबर हो गया? 180 के बराबर। 80 और 30 यही 110 डिग्री हो गया, प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। अब एक्स को मैं इधर ही रहने देता हूँ, 110 को इधर भेज देता हूँ। 180 माइनस 110 करोगे, वैल्यू क्या आ गया? 70 डिग्री। ये एक साधारण सा सवाल हो गया, इतना बेसिक तो नहीं पूछेगा, लेकिन इसका उपयोग दूसरे क्वेश्चंस में जरूर हो जाता है। लाइन्स एंड एंगल्स में देखे, ट्रायंगल का काम आया था नहीं आया था? ठीक, बाह्य कोण का एक उदाहरण देख लेते हैं, एक एग्जांपल उसका भी। मान के चलिए ये ट्रायंगल है ए बी और सी, जो बीसी जो भुजा है, साइड है, उसको एक्सटेंड किया गया, डी तक फैलाया गया। ये वाला एंगल अगर आपको 120 डिग्री बता रहा है, ये वाला एंगल आपको 40 डिग्री दिया हुआ है, इस एंगल का वैल्यू ज्ञात कीजिए, एंगल बी। तो कैसे निकालोगे? आपको अभी मैं बताया तीसरा थ्योरम, ये जो 120 डिग्री ये जो बाह्य एंगल है, ये किसके बराबर होगा? इन दोनों के योग के बराबर। मतलब 40 डिग्री प्लस ये एक्स के बराबर होगा। तो एक्स को मैं एक तरफ रखता हूं और बाकी को उधर भेज देता हूं। 120 माइनस 40, एक्स की वैल्यू 80 डिग्री, ऐसे निकाल सकते हो। ठीक, ये दो सिंपल साधारण एग्जांपल हैं उन दो थ्योरम को समझने के लिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, इसको पहले देखना, समझना, फिर नोट डाउन करना। अगर ये एंगल मान के चलो 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, इसके बीचों बीच में एक लाइन खींचता हूं जो ये दोनों को 30 डिग्री और 30 डिग्री में बांट दे, तो ये लाइन को मैं क्या बोलूंगा? इस लाइन को बोलूंगा एंगल बाइसेक्टर। क्या बोलूंगा? एंगल बाइसेक्टर, कोण द्विभाजक। क्या बोलूंगा? कोण द्विभाजक, कोण को दो भागों में बांट रहा है, क्या बोलूंगा? एंगल बाइसेक्टर। ठीक, समझ आई बात? तो एंगल बाइसेक्टर और मीडियन दोनों अलग अलग चीज है। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं कोण द्विभाजक की, एंगल बाइसेक्टर की। नाम से क्लियर है, जो एंगल को बाइसेक्ट करे, बाइसेक्ट करे मतलब दो बराबर भागों में बांटे। तो अभी फिलहाल मैं एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा हूं। अब ध्यान देना, ये एक ट्रायंगल था ए बी सी, ये वाला लाइन मान के चलो, इसको मैं मान लेता हूं डी, इसको मैं मान लेता हूं ई, और इसको मान लेता हूं एफ। ये जो बी डी लाइन है, ये एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है। ये जो सी ई लाइन है, वो एंगल सी को दो भागों में बांटेगा बराबर, और ये जो ए एफ लाइन है, वो किसको? एंगल ए को बांटेगा। तीनों एक बिंदु, कॉमन बिंदु पर मुलाकात करेंगे, तीनों एक बिंदु पर मुलाकात करेंगे,
उस मुलाकात वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेंटर। क्या बोलते हैं, इन सेंटर। इस शब्द को याद रखना, इन सेंटर, सर्क्यूम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये सारे शब्द आएंगे। फिलहाल इन सेंटर की मैं बात कर रहा हूं, इसको क्या बोलेंगे, इन सेंटर। हिंदी में बोलते हैं अंतः केंद्र। क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र। तो अंतः केंद्र क्या है, किनका मिलान है पूछे तो, कोण द्विभाजक का मिलान है, एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट है। समझ आई बात, ठीक। तो फिलहाल यहां से बताना क्या चाह रहा हूं मैं, ये तो समझ गए इन सेंटर, चाहे तो नोट डाउन कर सकते हो साइड में। प्रॉपर्टीज ये बताना चाह रहा हूं, चौथा प्रॉपर्टी ये बताना चाह रहा हूं कि अगर ये ट्रायंगल है एक ए बी सी, ये हो गया एक त्रिभुज हो गया ए बी सी, इसका एक एंगल बाइसेक्टर और इधर का एंगल बाइसेक्टर कहीं पे मुलाकात किए, और यहीं पे अगर मैं ए वाला भी खींचूं तो भी वहीं पे मिलेगा, बट उसको बना नहीं रहा हूं। अगर ध्यान रखना, ये एंगल मेरा टीटा है, ये एंगल अगर टीटा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू ध्यान रखना हमेशा क्या आएगा, 90 प्लस टीटा बाई 2। समझ आ रही बात। अगर ये 70 डिग्री होगा तो ये कितना हो जाएगा, 90 प्लस 70/2, मतलब 90 प्लस 35। ठीक, तो इसको लिखना। लेकिन ध्यान रखना, ये लाइन जो है हमेशा क्या होना चाहिए, एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए। कोई और दूसरा लाइन मान के चलो, एक लाइन तो ऐसे भी खींच सकता था, ये लो, लेकिन भैया ये जरूरी नहीं 90 प्लस थीटा बाई 2 हो। वो किस केस में संभव है, जब जब वो क्या हो, एंगल बाइसेक्टर हो लाइन। ठीक, तो इसका याद रखना 90 प्लस थीटा बाई 2। ठीक, ये बात समझ आए, चलो ठीक। तो ये चौथा पॉइंट था 90 प्लस थीटा बाई 2 थीटा। अब पांचवा एक अलग से ट्रायंगल बनाएंगे, बट फिलहाल मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे देखो, ये इंटीरियर एंगल हो गया, अभी परेशान हो जा रहे थे, ये एक एक्सटीरियर एंगल हो गया। इस लाइन को अगर मैं बढ़ा दूं तो ये भी एक एक्सटीरियर एंगल हो गया, है ना। तो किधर भी बना सकते हो, दोनों साइड, दो साइड से एक्सटीरियर एंगल बन सकते हैं, बट फिलहाल हम इसी साइड एक्सटेंड करेंगे क्योंकि इस साइड से लेना देना नहीं है। अब एक और आकृति मैं बनाता हूं, ये एक ट्रायंगल हो गया, ये ए, ये बी और ये सी। अभी जो ये कोण बन रहा था वो इंटीरियर एंगल्स वाले बन रहे थे। अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, मान के चलो ये लो, ये बी डी हो गया और ये हो गया एक सीई। अभी फिलहाल पुराने वाले पैटर्न में कैसे देखे, ये इंटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर था, ये वाला एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, एक बाह्य कोण हो गया, ठीक है। ये वाला एंगल एक बाह्य कोण हो गया, जी बिल्कुल। इसके इसका अगर एंगल बाइसेक्टर मैं खींचूं तो इसके जो एंगल बाइसेक्टर जहां पे मुलाकात करेंगे, ये जो एंगल का निर्माण करेगा, ये जो कोण बनाएगा, वो कोण का वैल्यू होता है 90 माइनस टीटा बाई 2, 90 माइनस टीटा बाई 2। और वहीं पे अगर अंदर वाला रहता है तो क्या होता है, 90 प्लस टीटा बाई 2। तो अलग अलग बना सकते हो, एक भी बना लोगे तो भी चलेगा, ध्यान रहेगा। और ये टीटा कौन सी वैल्यू, ये वाला, इधर इधर वाला नहीं, बीचों बीच वाला। पांचवा प्रॉपर्टी, ठीक। चलिए छठवा प्रॉपर्टी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी चौथे प्रॉपर्टी में क्या देखे हम, दो एंगल बाइसेक्टर देखे, लेकिन अंदर वाला अंतः कोण का द्विभाजक जहां पे मिलान कर रहा है, उसका वैल्यू क्या था, 90 प्लस टीटा बाई 2। तो एक ठोक देखे अंतः कोण वाला, एक देखे बाह्य कोण वाला। अब एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण वाला होगा। जैसे ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। मान के चलो इस एंगल की मैं बात करता हूँ, ये एंगल बी हो गया, इसका एक मैं खींचा एंगल बाइसेक्टर, ये इसको बढ़ा रहा हूँ आगे, इससे और आगे लेके चले गया, और ये मैं से लाइन खींच दूं, ये पॉइंट डी तक चले गया, मान के चलो डी। ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये भी तो एक एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक बाह्य कोण है।
इसका मैं खींचूं एंगल बाइसेक्टर, तो ये लोग कहीं पे ऐसे मुलाकात करेंगे, ऐसे मिला लो यहाँ पे। ठीक है, छोटा पड़ गया, ठीक कोई बात नहीं, ये लो मिला लेते हैं भाई, क्या तकलीफ। ये लो, तो ये एक अंतःकोण था और ये एक उसका बाह्य कोण था, ये इंटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, दोनों के ये एंगल बाइसेक्टर कहीं ना कहीं पे जाके मिलेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ध्यान रखना, अगर ये टीटा है तो ये जस्ट रहेगा टीटा बाई 2, एक 90 प्लस टीटा बाई 2, एक 90 माइनस टीटा बाई 2 और एक खाली टीटा बाई 2। पहले क्लास लेट आ रहे हो जी, कितने बजे का टाइम था आने का? 8:30, और 9 बजे आ रहे हो तो कैसे समझ आएगा? चलिए, इतने सारे प्रॉपर्टीज समझ आए, क्लियर? तो कंफ्यूज मत होना, सारे तीन चीज, एक 90 प्लस टीटा बाई 2 था, लेकिन वो कैसे थे, दोनों अंदर अंदर के कोण टकरा रहे थे, तो 90 प्लस टीटा बाई 2। 90 माइनस टीटा बाई 2 कौन से केस में था, दोनों एक्सटीरियर एंगल टकरा रहे थे आपस में तब। और खाली टीटा बाई 2 कब था, जब एक अंता और एक बाई टकरा रहे थे, क्लियर? तीनों इंटीरियर एंगल्स के सम क्या होते हैं, तीनों अंता कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। बाह्य वाले का पूछे तो 360 डिग्री, याद रखना। एक बाह्य कोण ठीक उसके विपरीत दो अंतः कोण के योग के बराबर होता है, एक एक्सटीरियर एंगल दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा। इतने सारे प्रॉपर्टीज हमने देखे, तो ठीक, चलो ये 7वां नंबर का प्रॉपर्टीज। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, मैं यहां से एक लाइन खींचता हूं जो इधर जाएगा 90 डिग्री का कोण बनाएगा, मान के चलो ये हो गया डी। और एक और लाइन खींच रहा हूं, लेकिन ये है एंगल बाइसेक्टर, दोनों में अंतर समझ आ रहा है, एक परपेंडिकुलर और एक एंगल बाइसेक्टर है, एक लंब है और दूसरा कोण द्विभाजक है, दोनों में अंतर समझ आया। एक लंब है, लंब मतलब जो नीचे सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो सर ये वाला क्या है, ये वाला इधर आधे भागों में बांटेगा, ठीक। तो यहाँ पे जिस एंगल का फॉर्मेशन होता है, इसको मैं पॉइंट देता हूँ ए बी सी डी, ये ई हो गया। तो एंगल डी ए ई ये किसके बराबर होगा, तो ध्यान रखना ये एंगल बराबर होगा एंगल बी माइनस एंगल सी अपॉन 2। इसको बनाइए, नोट डाउन करो, बी माइनस सी अपॉन 2। ठीक, ये समझ आए, चलो नेक्स्ट, ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम 8वां। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो तभी काम करता है जब उसमें से एक कोण, याद रखना क्या हो, 90 डिग्री हो, 90 एंगल हो, मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल पर ही पाइथागोरस थ्योरम काम करता है। मान के चलिए ए है, ये बी है और ये सी, यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है।
तो हमारे लिए ये जो टेढ़ा लकीर है ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, विकर्ण या कर्ण। ये हो जाएगा आधार, इसको मैं बेस बोल लूं। और ये हो जाएगा लंब, इसको बोल सकता हूं मैं परपेंडिकुलर लंब। तो ध्यान रखना यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनिस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनिस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। विकर्ण का वर्ग बराबर किनके वर्गों का योग होगा, आधार का और लंब का। ठीक, चलिए तो ये याद रखेंगे। अब देखो तीन प्रकार के ट्रायंगल मैंने बताए थे, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण, अधिक कोण वाला और एक सम कोण। अब खाली आपको साइड दे के अगर पूछे कि ये एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, राइट एंगल है, न्यून है, अधिक है, सम कोण है, तो आप कैसे बताओगे। तो उसमें ध्यान रखना एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये हम लोग ये हाइपोटेनस स्क्वायर देखें, वैसे ही अगर मैं ट्रायंगल बना रहा हूं तीन, ये ए, ये बी और ये सी, मान के चलो ये वाला जो सी है ये लार्जेस्ट है या सबसे बड़ा है, ये एंगल सी के बराबर ये छोटा सी ये साइड मान रहा हूँ, ये एंगल ए के बराबर ये छोटा ए साइड, और एंगल बी के बराबर ये छोटा बी, ये साइड्स की वैल्यू है, ये एंगल है और ये साइड है, उसकी भुजाओं का मान है। सी को हम हर ट्रायंगल में मान के चल रहे हैं ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो ध्यान रखना एक्यूट एंगल के केस में, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में, न्यून न्यून कोण त्रिभुज के केस में सी स्क्वायर छोटा रहेगा किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। वहीं अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा, तो इस केस में सी स्क्वायर, जहां पे सी क्या है सबसे बड़ा वाला साइड, सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल के केस में सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। और वहीं ऑब्ट्यूस ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिकोण या अधिक कोण, ठीक है, अधिकोण या अधिक कोण त्रिभुज के केस में, अधिकोण या अधिक कोण त्रिभुज के केस में क्या होना चाहिए बताओ, कॉमन सेंस वाली बात है, ये इसमें छोटा हो रहा है सी, ये इसमें बराबर हो रहा है, तो ये बड़ा होगा, सी स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। लिखिए इसको, ठीक, चलिए ये 9वां प्रॉपर्टी हुआ। 10वां प्रॉपर्टी, मैं ट्रायंगल के आपको तीन साइड बता रहा हूं, बताना कौन सा त्रिभुज हो सकता है, ऐसे देख के जज करके बताना। ए बी सी ये तीन साइड है, एक ले लो 3, एक ले लिए 8 और ये हो गया 15। एक ट्रायंगल ले लेते हैं 4, एक ट्रायंगल ले लिए 7 और एक ट्रायंगल ले लिए 11। एक ट्रायंगल ले लो 4, एक ले लिए 6, 4 ना लेके
3 4 5। इनमें से कौन कौन से ट्रायंगल हो सकते हैं? एनी आइडिया? कोई? बीच वाला? बीच वाला क्या? न्यून कोण? ट्रायंगल ही है कि नहीं ये बताओ, तीनों में से कोई कौन सा ट्रायंगल है, कौन सा नहीं है? तीसरा वाला है, ओके। और ऊपर का दो? नहीं। हाँ, पाइथागोरस वाला देख के बता दिया, ओके। ठीक। और कोई आइडिया? चलो ठीक। कैसे जज करोगे, ध्यान रखना ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी है। एक क्वेश्चन में करा रहा था लाइन्स एंड एंगल्स में, जिसमें अपने से एक आइडिया दिया और उसका जीरो आ जा रहा था एरिया, मालूम है? वो इसलिए आ रहा था। अभी किस लिए आ रहा था ये समझ आ जाएगा। तो ट्रायंगल में ध्यान रखना, कोई भी दो साइड का सम, क्या बोल रहा हूँ, कोई भी दो साइड का सम, कोई भी दो साइड, छोटा बड़ा कोई भी ले लो, कोई भी दो साइड का सम मतलब ए प्लस बी हमेशा बड़ा होना चाहिए तीसरे साइड के। कोई भी दो साइड का सम हमेशा बड़ा होना चाहिए किसके? तीसरे साइड के। ठीक। तो यहां पे देखो 3 और 8, 8 और 3 कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। क्या ये बड़ा है 15 से? नहीं, तो ये ट्रायंगल होगा? नॉट पॉसिबल। ठीक। क्योंकि इस क्षेत्र में क्षेत्रफल माइनस में आ जाएगा अगर आप निकाल के देखोगे तो, जो कि हो नहीं सकता, संभव नहीं हो सकता। 4 और 7, 4 और 7 क्या हो गया? 11। क्या ये 11 और 11 बराबर है? होगा नहीं। इस केस में क्षेत्रफल शून्य आ जाएगा कब निकाल के देखोगे तो फिर ट्रायंगल किस बात का? ये होगा 3 + 4 कितना हो गया? 7। क्या ये 5 से बड़ा है? जी बिल्कुल बड़ा है। ये छोटा हो गया था, ये बराबर हो गया था, ये बड़ा है। तो ट्रायंगल कौन सा हो गया? ये। तो जो 10वां प्रॉपर्टी आप लिखेंगे, इसको ए प्लस बी हमेशा ग्रेटर देन रहेगा सी। ये जिधर बड़ा मुंह है मतलब वो बड़ा है, ए प्लस बी बड़ा है किससे? सी से, ध्यान रखो। और जो आप इस बीच वाले को देख के राइट एंगल ट्रायंगल बता रहे हो, गलत है। 4 + 7 बराबर 11 नहीं आना चाहिए। 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर आना चाहिए। समझ आ रही बात? जैसे 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ये बराबर 5 का स्क्वायर आना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल के केस में जो आप बोल रहे हो, वहां पे स्क्वायर लगता था। ये फिलहाल ट्रायंगल है कि नहीं है, वो सिनेरियो। ये क्लियर? 10वां प्रॉपर्टी। ठीक। चलिए, आज सारे प्रॉपर्टीज ही बताऊंगा, सारे प्रॉपर्टीज जिसको कल आपको देख के आना होगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 10वां प्रॉपर्टी हुआ 11वां। 11वां प्रॉपर्टी में आप ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लिखना। क्षेत्रफल क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का? तो एक फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट में एस, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहां पे एस बराबर सेमी पेरीमीटर होता है। एस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, यानी कि अर्ध परिमाप। सर वो क्या होता है? तो ध्यान रखना, परिमाप मतलब सभी साइड को जोड़ दोगे ना तो वो परिमाप हो जाएगा। जैसे ये ट्रायंगल है, ये ए, ये बी और ये सी, तीनों उसके साइड हो गए। तो परिमाप मतलब ए प्लस बी प्लस सी, और अर्ध परिमाप मतलब आधा कर दो, सिंपल सी बात है। तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ये क्या हो जाता है? एस हो जाता है। तो क्षेत्रफल एरिया निकालने का एक ये फॉर्मूला है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। लेकिन अगर किसी ट्रायंगल में, ध्यान रखना, किसी ट्रायंगल में हाइट दिया हुआ है, हाइट कहने का तात्पर्य ये वाला, मतलब जो 90 डिग्री बनाता हो, हाइट दिया हुआ है सीधा लकीर, ये हाइट नहीं है। हाइट मतलब जो सोजे सोजे हो, सीधा हो 90 डिग्री हाइट। तो अगर किसी ट्रायंगल में हाइट दिया हुआ है, किसी त्रिभुज में हाइट दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है, तो ध्यान रखना उस केस में एरिया बराबर क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट। ठीक।
13वां पॉइंट, आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 √3/4 जहां पे ए क्या रहेगा, साइड, तीनों साइड इक्वल रहेंगे तो ए रहेगा। तो सर ऐसी आइसोसेलेस का भी फॉर्मूला होता है क्या? होता है, लेकिन कभी आइसोसेलेस का मैं याद नहीं किया, कभी आएगा तो इसी फॉर्मूला में डाल लेना। ये सब ट्रायंगल के लिए यूनिवर्सल है, ठीक। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का। टोटल कितने प्रॉपर्टी हुए? 13। अब देखो ट्रायंगल में एक और नियम आता है, एक है समरूपता का नियम, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, और एक होता है कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता का नियम। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट दोनों में अंतर क्या है? समरूपता और सर्वांग समता में अंतर क्या है? मान के चलिए ये मेरी 5 उंगली, ऐसी आपकी भी 5 उंगली होगी, लेकिन हो सकती है आपकी छोटी हो या थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन ऐसी दिखेगा। बोले नहीं सर मेरा 6 उंगली है, बोले तो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर सभी के पास 5 ही उंगली है। तो हो सकता है अगर मैं एक उंगली के ऊपर ऐसे रखूं तो आपका उंगली थोड़ा बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन मिलता जुलता दिखेगा, ठीक। बाप बेटे मिलते जुलते हो सकते हैं, लेकिन बाप बेटा नहीं हो सकता, बाप बाप होता है, बोले। तो वैसे ही एक ट्रायंगल, जैसे ये भी दिख रहा है ट्रायंगल, ये 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एक और मैं बड़ा ट्रायंगल बना देता हूं, उसका भी मान 60 दिखेगा। तो ये मिलता जुलता दिख रहा है एकदम, ऐसे थोड़ी ट्रायंगल दिख रहा है, देखो ऐसे कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, ये दोनों मिलता जुलता है। सर ये भी नहीं दिख रहा, बोले देखना है आपको मिलता जुलता, ये मिलता जुलता ट्रायंगल है, ये नहीं है ना, मिलता जुलता है, लेकिन ये एक के ऊपर एक फिट नहीं बैठ रहा है। तो ऐसे जो मिलता जुलता दिखे उसको क्या बोलते हैं? समरूप है, वो है ना, समरूपता है। तो वो सिमिलैरिटी है, उसके अपने एक प्रॉपर्टीज हैं। फिलहाल उसके प्रॉपर्टीज को ना देख के, जब सिमिलैरिटी हो जाए, सिमिलैरिटी कब कब होगा, समरूपता कब कब होगा, वो तो बाद की बात है, हम लोग उसको कभी और देखेंगे। समरूपता होने पर क्या क्या चीजें लागू होती है उसको देखेंगे। तो सिमिलैरिटी, समरूपता, समझ आए? तो सर कॉन्ग्रुएंट कब होगा, सर्वांग समता का नियम कब लागू होगा? ये मेरा एक 5 उंगली और ये दूसरे हाथ का 5 उंगली, ये एक के ऊपर एक फिट बैठ रहे हैं, ये है कैसा? सर्वांग समता का नियम। ये एक हाथ और आपका कोई बड़ा वाला हाथ आ गया रावण वाला, तो वो कैसा है? सिमिलर है, समरूपता है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक। तो फिलहाल सिमिलैरिटी के आधार पर कुछ नियम देखेंगे। ये कौन सा पॉइंट हो गया? 14। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो, मान के चलिए 2 ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ऐसी ट्रायंगल है डी ई एफ। अगर मैं बोलूं ट्रायंगल ए बी सी समरूप है किसके? ट्रायंगल डी ई एफ के। ट्रायंगल ए बी समरूप है ट्रायंगल डी ई एफ के। ये एक ठोक ऐसे सांप वाला बनाओगे, ये सिमिलर, 2 ठोक बना दोगे और इक्वल टू नहीं, इसके नीचे इक्वल टू साइन जोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो फिलहाल अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं, 2 ट्रायंगल क्या हैं? सिमिलर, तो ध्यान रखना पेरीमीटर तो क्या क्या होता है, ध्यान रखना। पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब होता है परिमाप, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ये इसका अनुपात किसके अनुपात के बराबर होगा? तो ध्यान रखिए जो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, जो भी संगत भुजाएं होंगी, संगत भुजाएं कहने का तात्पर्य, अगर ये लेफ्ट वाला ए बी है तो इधर वाला कौन सा दिख रहा है बताओ? डी ई। तो ये ए बी बटे डी ई के बराबर होगा। दूसरा, एसी के साइड में कौन दिख रहा है आपको? डी एफ। एसी के साइड में कौन सा दिख रहा है? डी एफ। यही ठीक किसके बराबर होगा? डी एफ, डी एफ नहीं, एसी अपॉन डी एफ, एसी अपॉन डी एफ। और ठीक बीसी अपॉन ई एफ, ये इसके रेशियो के बराबर होगा। पेरीमीटर, इसका परिमाप, क्षेत्रफल नहीं, क्या बोल रहा हूं? परिमाप। तो ये परिमाप है। मीडियन भी आता है, बट अभी फिलहाल मीडियन को नहीं देखेंगे, माध्यिका को नहीं देख रहे हैं, फिलहाल सिर्फ साइड्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। ए बी अपॉन डी, ए सी अपॉन डी एफ, बी सी अपॉन ई एफ, इन बातों का ध्यान रहेगा, ठीक।
क्षेत्रफल अगर ट्रायंगल सिमिलर है, फिर वही बात करेंगे, ए बी सी अगर सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी सी का क्षेत्रफल बटे डी ई एफ त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये किसके बराबर होगा मालूम? जो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, जो भी संगत भुजाएं हैं, उनके वर्गों का अनुपात होगा। मतलब ए बी बटे डी ई का स्क्वायर, यही बराबर किसका होगा? बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर, यही बराबर होगा ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर। मतलब सारे करस्पॉन्डिंग साइड से संगत भुजाएं। ठीक, समझ आई बात? तो ये समरूपता अगर दिखाई दे तो कुछ नियम थे, उसको आपको रखना, ए बी अपॉन डी, ए सी अपॉन डी एफ, बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर। ये एरिया अगर दे तो उन्हीं करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर आपको कर देना है। इतनी सी बात क्लियर। चलो ठीक, अभी तो यहाँ पे मैं डायग्राम बना के आपको आपका काम आसान कर दिया। जैसे ये ए बी सी था और ये डी ई एफ, ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर है बोला है, उसके समरूप है। लेकिन ध्यान रखना कभी आपको डायग्राम नहीं दे और समरूपता किधर से है वो समझ नहीं आए। जैसे अब देखो, ये वाला ट्रायंगल जो हो गया ये इसके सिमिलर है, मतलब ठीक। लेकिन मैं काम करता हूं, इस ट्रायंगल को ये तिरछा कर दिया। ये ट्रायंगल को तिरछा कर दिया। मान के चलिए अगर ये आपका ए बी सी ऐसा दिया हो और ये सिंपल ऐसा दिया हो डी ई एफ, तो जज कर पाओगे? तो ध्यान रखना, ट्रायंगल जिस तरफ से बोले, जैसे अगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है बोल रहा है डी ई एफ के, अभी बस मैं उल्टा किया हूं, बस उल्टा किया हूं। अगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है बोले किसके? डी ई एफ को, ये आपको बताया जाए तो कौन कौन से करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, उसके संगत भुजाएं कौन कौन सी होगी, वो कैसे जज करोगे? बस ये लाइन से इधर आगे बढ़ते जाना, इसी को देखना। मतलब ए बी किसके रेशियो के बराबर होगा? डी। ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा? डी होगा। ठीक, ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा? डी होगा। यहाँ पे इसको अपन बी कर लेते हैं, ये सी। कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी ए बी और डी। तो ट्रायंगल आड़ा तिरछा कर दे, आपको जज करने आना चाहिए। अगर ये ना करके मैं देखो एक और दूसरा खाली बस ट्रायंगल बता रहा हूँ, ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई डी के। अब बताओ, हाँ, ये ए बी सी बना लिया, डी ई एफ बनाया, ऐसे ही छू, ये ए बी सी है, ये डी ई एफ है ट्रायंगल। लेकिन अब ये बोल रहा है ए बी सी किसके समरूप है? एफ ई डी के। तो ध्यान रखना, अब करस्पॉन्डिंग साइड ए बी और डी नहीं हो जाएंगे। अब कौन कौन से होंगे? एक साइड ए बी, इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा? एफ ई। एफ ई कौन सा वाला है? इधर वाला। ठीक, बी सी ये ले लो, बी सी इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा हो जाएगा? ईडी के बराबर। ईडी कौन सा है? ये वाला। ठीक, समझ आएगा? तो कैसे जज करोगे कौन सा करस्पॉन्डिंग साइड किधर आएगा? तो ये जो तीन शब्द दिए ना, ए बी सी एफ ई डी, इसी क्रम में आपको चलना है। समझिए बात? ठीक, ये टोटल कितने नियम बताए मैंने? 16-17 बता दिए।
इसके अलावा कुछ बच गया होगा तो देख लेता हूँ। कौन से नंबर का प्रॉपर्टी बताना है नेक्स्ट? 17। चलो 17 वाला प्रॉपर्टी। मान के चलो ये एक ट्रायंगल है ए बी और ये सी। इसके दो मध्य बिंदु हैं मिड पॉइंट्स। कौन कौन से? मान के चलिए डी ई। ये इसका मध्य बिंदु डी और इसका ये मध्य बिंदु ई। तो ध्यान रखना, अगर मैं डी और ई इस लाइन को खींच दूं, मतलब इसके मिड पॉइंट्स को मिला दूं, तो ये जो डी ई है ये किसके पैरेलल होगा? बी सी के। डी ई पैरेलल होगा किसके? बी सी के। ठीक। और ध्यान रखना ये जो डी है ये मिड पॉइंट है, तो ए बराबर ई सी होगा, डी बी बराबर ए डी होगा। ये तो समझ आएगा। तो इसके मिड पॉइंट्स को जोड़ने वाला लाइन, इसके मिड पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन पैरेलल होता है। ठीक है, क्या होता है? पैरेलल होता है, इस बात का ध्यान रखना। अब चूंकि ये मिड पॉइंट्स है तो सीधी सी बात है, ये बराबर ये होगा, ये बराबर ये होगा। तो ए डी बराबर डी बी और ई बराबर ई सी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक। ध्यान रखना, अगर ये डी और बी सी पैरेलल लाइंस हैं, डी और बी सी पैरेलल लाइंस है, जैसे इस ट्रायंगल में पैरेलल लाइन है, तो यही एक और प्रॉपर्टी लिखा रहा हूं, बता रहा हूं, उसको ध्यान देना। यहाँ पे दो ट्रायंगल मुझे दिख रहे हैं, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा। छोटा ट्रायंगल क्या हो गया? ए डी ई, और दूसरा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल ए बी सी। अगर मैं इसको अलग अलग बना दूं, ये देखो सिर्फ छोटा ट्रायंगल ही अलग किया, और इसी से ही तो मिलता जुलता ये वाला ट्रायंगल था जो इस ट्रायंगल के अंदर फिट बैठ रहा था, ये लो। तो क्या ये भी सिमिलर है? ये सिमिलर होगा, होगा ना भी, बिल्कुल। ये भी है, छोटा रूप हो गया, बड़ा रूप हो गया। यही देखो, यही बढ़ते बढ़ते इसका बेस बढ़ते बढ़ते थोड़ा बड़ा हो गया नीचे। तो ध्यान रखना यहाँ पे भी इस ट्रायंगल में एडी बराबर ये छोटा ट्रायंगल का साइड बराबर ए बी हो गया। ठीक। यही बराबर ए बड़ा ट्रायंगल कौन सा हो गया? उसका साइड ए सी बराबर डीई बटे बी सी। ध्यान, ये 18 पॉइंट हो गया, 18वां पॉइंट है। ऐसी मिलते जुलते ट्रायंगल बना के ये प्रॉपर्टी को लिखना। वो भी कुछ नहीं, समरूपता का ही नियम है ना? जो एक ही ट्रायंगल में फिट कर दिए। जरूरी नहीं है मिड पॉइंट हो, जो 18वां पॉइंट बता रहा हूँ, ये मिड पॉइंट वाला केस सिर्फ 17वें पॉइंट के लिए था। 18वें वाले पॉइंट में सिर्फ पैरेलल लाइन होना जरूरी है, मिड पॉइंट हो रहा जरूरी नहीं है। तो कल जो विजय आप क्वेश्चन भेजे थे उसमें ये जो लाइन था ये 3 और 2 के अनुपात में बांट रहा था, 3 और 2 के अनुपात में बांटने वाला था। तो पूछा था छोटे वाले और बड़े वाले का एरिया का अनुपात बताओ। तो छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? उसका साइड, ये वाला हिस्सा कितना है? सिर्फ 3, तो 3 का स्क्वायर बटे ये बड़े वाले का कितना है? 2 नहीं है, 3 + 2 5 है, इसलिए उसका आंसर 9:25 आया था। करेंगे क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर होगा, बट फिलहाल अभी आज आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज देखने। ये डी अपॉन ए बी, ए अपॉन ए सी, डी अपॉन बी सी हो गया। तो जैसे समरूपता के नियम में हम लोग इसका पेरीमीटर भी वैसी रेशो फॉलो करेगा क्या? जी बिल्कुल। क्षेत्रफल भी वैसी होगा क्या इसका? स्क्वायर। हाँ बिल्कुल। ठीक। इतने प्रॉपर्टीज देखे आपने।
कुछ पॉइंट्स हमने लाइंस एंड एंगल्स, रेखा एवं कोण में कवर कर लिया हुआ है, ठीक है, रेखा एवं कोण में कवर किया हुआ है। जैसे ये एक ट्रायंगल है, एंगल ए बी सी, ये कौन सा पॉइंट है, 19वां मान के चलो। ये वाला रिफ्लेक्स एंगल बोलूंगा क्या, वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण। इस एंगल को, ये जो बड़ा वाला दिख रहा है, ये क्या हो जाता है, ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। तो ध्यान रखना, रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकलेगा, 360 डिग्री, अगर इसकी वैल्यू मैं टीटा मान लेता हूँ, 360 डिग्री माइनस टीटा, रिफ्लेक्स एंगल ऐसे निकलता है, 360 डिग्री माइनस टीटा। बीसवा पॉइंट, मान के चलो ये एंगल ए है और ये बड़ा वाला बड़ा ए, ये छोटा वाला एंगल बी, ये बड़ा वाला एंगल बड़ा बी, ये छोटा वाला एंगल सी, बड़ा वाला बड़ा सी। ये जो ए बी सी दिख रहे तीनों के तीनों रिफ्लेक्स एंगल है, वृहत कोण है या प्रतिवर्ती कोण है। तो याद रखना तीनों का योग कितना होगा, इसको लाइंस एंड एंगल्स वाले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे, कितना आया था आंसर, 900, ठीक है, क्योंकि सभी को जोड़ोगे 360 360 360, तो ये 1080 आ रहा था, और ये ए बी सी मिला के 180 होता है, माइनस करके 900 लाए थे। खैर वो तो लाने की बात हो गई, प्रूफ करने की बात हो गई, अभी फिलहाल हम प्रूफ नहीं कर रहे। बस याद रखना अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दे, ये सभी एंगल्स मिला के, मतलब एंगल ए प्लस बी प्लस सी, जो कि क्या है, तीनों के तीनों रिफ्लेक्स एंगल है, वृहत कोण है, प्रतिवर्ती कोण है। तो ये प्रतिवर्ती कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 900 डिग्री। कितना होता है, 900 डिग्री होता है। नेक्स्ट पॉइंट 21वां, ये एक ट्रायंगल बनाया मैंने, ए बी और ई सी, इसको मैं एक्सटेंड कर दिया। ये वाले एंगल को मैं मान रहा हूँ θ1, इस एंगल को मान लिया θ2, और ये वाला एंगल एंगल ए ही मान लो, इसको इसको मान लिया अपन एंगल ए। तो ध्यान रखना θ1 प्लस θ2 की वैल्यू आएगी 180 डिग्री प्लस एंगल ए, 180 डिग्री प्लस एंगल ए। वन एटी डिग्री प्लस एंगल ए। ठीक, क्या बोला, θ1 प्लस θ2, ये θ1 θ2 एक्चुअल में ये एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है। तो ये दोनों बाह्य कोण का योग किसके बराबर होता है, 180 डिग्री प्लस एंगल ए के बराबर होता है। ठीक, शुरुआत से एक बार रिवीजन करते हैं, ध्यान से देखना, क्योंकि ये आखिरी बार बताऊंगा, फिर कल से स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको आपको घर से देख के आना है, और प्रॉपर्टी नहीं याद रहेगा क्वेश्चन नहीं बनेगा, सीधी सी बात। तो कल ईमानदारी से देख के आइएगा। सबसे पहला प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी ट्रायंगल का क्या बताया कि तीन अंतःकोण, तीन भुजाओं से मिलकर बना होता है। तो ये तीन अंतःकोण मिलाकर कितने डिग्री कोण का निर्माण करेंगे, 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल द थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तीनों अंतःकोणों का योग किसी त्रिभुज का कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये एंगल ए है ना, तो इसका साइड रिप्रेजेंट करता है जस्ट अपोजिट, ये छोटा ए यहाँ से यहाँ। अगर ये एंगल बी है तो इसका साइड अपोजिट वाला ये छोटा बी, और ये एंगल सी है तो इसका ये छोटा सी, ऐसा ध्यान रखना, ठीक है, साइड्स। तो फिलहाल ये दो तीनों एंगल का योग कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी हमने क्या देखा कि ट्रायंगल है
उसके अपने एक्सटीरियर एंगल होंगे, बाह्य कोण होंगे। सर ये बाह्य कोण क्या होता है? मान के चलो ये वाला एंगल है, इस एंगल को मैं इधर खींच दिया तो ये इंटीरियर एंगल हो गया जो अंदर की तरफ बना हो, ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो गया जो बाहर के बना हो, बाहर की तरफ, बाह्य कोण। ऐसे ही तीनों साइड तीन आपको अलग अलग क्या देखने को मिलेंगे? बाह्य कोण देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये ऐसे बना दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये बना दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, तीनों वैल्यू उतना ही आएगा। अगर ये 60 है तो ये 120 होगा, इधर बना दो तो भी 120 होगा, उसके लिए हड़बड़ा रहे थे। ठीक, किधर भी बनाओ तो तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम, तीनों एक्सटीरियर एंगल का योग, तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। इंटीरियर वाले का 180, बाह्य वाले का 360। इतने तक क्लियर? ठीक, ये फॉर्मूला कई बार यूज होता है, ये लाइंस एंड एंगल्स में भी यूज हो जाएगा, ट्रायंगल वाले में भी यूज होगा, बहुत बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो इसको याद रखना। मान के चलिए ये लाइन को मैं ऐसे एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये बीसी लाइन को इधर आगे बीडी तक एक्सटेंड कर दिया, ये लो, ये जो एंगल ये इसका बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एक्सटीरियर एंगल, ये बाह्य कोण किन दो कोणों के योग के बराबर होगा? ठीक इसके सम्मुख, ठीक इसके अपोजिट जो भी इंटीरियर एंगल होंगे, जैसे ये एंगल ए और एंगल बी, इसको छोड़ के जो भी बच रहा है, तो एंगल एक्स बराबर एंगल ए प्लस एंगल बी होगा, ये ध्यान रहेगा। ठीक, अगला प्रॉपर्टी क्या देखे, ये तो क्वेश्चन था, जैसे 30, 80 और एक्स, ये ट्रायंगल के एंगल्स हैं, आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो जी, बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि 30 + 80 + एक्स बराबर 180 डिग्री होगा, पहला प्रॉपर्टी। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे आप निकाल सकते हो 70। ये बाह्य कोण वाला एक क्वेश्चन सिंपल सा दिया था आपको, अगर ये 120 डिग्री, ये 40 डिग्री, तो ये क्या होगा? 80 डिग्री होगा। फिलहाल नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। एक वर्ड बताया मैंने इन सेंटर, क्योंकि ये सारे सेंटर वाले वर्ड आपको याद करने होंगे। सर्क्यूम सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, तो ये आपको ध्यान आना चाहिए। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इन सेंटर की। इन सेंटर क्या होता है? ट्रायंगल के 3 साइड और 3 एंगल, 3 कोण, सभी कोणों का आप एक सम द्विभाजक निकाल दो या कोण द्विभाजक निकाल दो, एंगल बाइसेक्टर निकाल दो, वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर मुलाकात करेंगे, उस पॉइंट का नाम होता है इन सेंटर या अंतः केंद्र। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे तो आपको दिखाऊंगा, कभी कभार एंगल बाइसेक्टर ना बोल के सिर्फ इन सेंटर बोल देता है, खाली इन सेंटर, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये एंगल बाइसेक्टर है, और एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा 90 + θ/2। ठीक, इस बात का आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या बता दिया, ये देखो, जहां पे तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं वो पॉइंट क्या होता है? इन सेंटर। अब मेरे को ये बता दो, यहां तो मैं सिर्फ और सिर्फ दो ही लाइन को मिलाया हूं, तो क्या ये वाला पॉइंट इन सेंटर कहलाएगा, अंतः केंद्र कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, दो ही लाइन मिल रहे हैं। अरे क्यों नहीं कहलाएगा भैया? अरे जब इसको बनाओगे तो ये भी तो मिलेगा क्या कहीं न कहीं आके? नहीं बनाया, क्या तकलीफ हो रहा है आप? ये लो, नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? फिलहाल इस प्रॉपर्टी को बताने के लिए। अब ध्यान रखना, जहां पे ये एंगल बाइसेक्टर मुलाकात करते हैं वो पॉइंट इन सेंटर कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। ठीक, यहाँ पे जो एंगल बनता है, ये कोण बनता है, ये सेंटर के पास, ये कोण की वैल्यू क्या होती है? ये थीटा अगर है तो ये 90 + θ/2। लेकिन किस केस में? जब ये अंतः कोण हो, और यही अगर मैं बाह्य कोण बना दूं ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा? 90 - θ/2। ठीक, क्या यही कंसेप्ट इसके लिए भी फॉलो होगा क्या? देखो, ये मैं ये लाइन बना दिया, अब ये वाला एंगल 90 प्लस ये जो भी वैल्यू आएगी, इसको मान लो अल्फा मान लो, तो ये 90 + α/2 हो जाएगा क्या? जी बिल्कुल, सब में काम करेगा। ये बाहर 90 - θ/2 वाला हो गया। तो तीन प्रकार के कंसेप्ट, 90 + θ/2, 90 - θ/2 और एक खाली θ/2 था। लेकिन θ/2 कब? अगर हम एक इंटीरियर एंगल अंतः कोण को डिवाइड करते हुए लाइन खींचे और एक बाह्य कोण को डिवाइड करते हुए लाइन खींचे, तो ये जो एंगल बनेगा करस्पॉन्डिंग, अगर ये थीटा है तो ये θ/2 होगा। इसमें क्या हो रहे थे? दोनों इंटीरियर एंगल टकरा रहे थे, इसमें दोनों एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर टकरा रहे थे, इसमें एक इंटीरियर एंगल और दूसरा एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर टकरा रहा है। ठीक, समझ आई बात? ये वाला पॉइंट क्या है? ट्रायंगल है ए बी सी, मैं यहां से दो लाइन खींच रहा हूं, लेकिन दो लाइन दोनों की प्रकृति अलग अलग है। एक लाइन तो मैंने खींच दिया एंगल बाइसेक्टर, कोण द्विभाजक। कोण द्विभाजक का सीधा सा मतलब जो कोण को दो भागों में बांटे, तो ये जो ए है वो कोण द्विभाजक है, जो इस एंगल और इस एंगल को दो बराबर भागों में बांटेगा। और ये वाला जो लाइन है ये क्या है? 90 डिग्री बना रहा है, मतलब ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये लंब है। अब
इनके बीच जो एंगल का निर्माण होगा ना, इनके बीच जो कोण का निर्माण होगा, ये डी ए ई, ये वाला जो छोटा सा पतला सा दिख रहा है, ये एंगल किसके बराबर होगा? एंगल बी माइनस एंगल सी अपॉन 2 के बराबर होगा। ये कंसेप्ट याद रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। किसी किसी क्वेश्चन में डायग्राम बना के दे देगा, किसी में आपको खुद बनाना होगा, लेकिन बस ये कंसेप्ट याद है तो डायरेक्ट बस वैल्यू पुट करना है और आंसर लाना है, इतना ईजी होता है। लेकिन उसके लिए उससे पीछे हम भागते हैं। क्यों उससे भागते हैं? क्योंकि हम लोगों को ये प्रॉपर्टीज ही मालूम नहीं रहता, कभी ये प्रॉपर्टी पढ़ के नहीं देखे होगे, इसलिए आपको हायर मैथमेटिक्स हार्ड लगता है। ये बताया था एक 90 डिग्री का कंसेप्ट पाइथागोरस थ्योरम में, आपको बताया हाइपोटेनिस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर किनके वर्गों के योग के बराबर रहेगा? आधार और, याद रहेगा, ठीक। यहीं पे कुछ ट्रिपलेट्स लिखना, ट्रिपलेट्स काम आएंगे। मान के चलो अगर ये 3 है, ये 4 है, तो मैं डायरेक्ट बिना देखे बता सकता हूँ ये 5 है। ऐसे जितने ट्रिपलेट्स है ना, उनको लिख लो, वो याद आएंगे। और ध्यान रखना, जो भी ट्रिपलेट्स होते हैं उसके मल्टीपल्स भी ट्रिपलेट्स होंगे। सर नहीं समझ आया, ये देखो, मान के चलो ट्रिपलेट्स, एक ट्रिपलेट है 3 4 5। 3 4 5 कहने का तात्पर्य है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर का होगा। इतनी बात समझ आती? तो 3 4 5, तो 6 8 10, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। तो क्या ये भी ट्रिपलेट होगा? जी बिल्कुल होगा। अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, तो क्या ये ट्रिपलेट्स होगा? बिल्कुल, उनके मल्टीपल भी ट्रिपलेट्स होते हैं। ट्रिपलेट्स के मल्टीपल्स भी ट्रिपलेट्स होते हैं। तो वैसे ही 3 4 5 6 8 10 9 12 15, ये सारे ट्रिपलेट को लाइन से एक जगह लिखो। ट्रिपलेट्स उसको रट लेना, क्योंकि बार बार यूज होता है। जो भी चीज बार बार यूज हो मैथ्स में, वो सबको रट लेना है, चाहे वो पहाड़ा हो, चाहे स्क्वायर क्यूब हो, चाहे फॉर्मूला हो, ट्रिपलेट हो, कुछ भी चीज हो रट लेना। 3 4 5 6 8 10 9 12 15 12 16 20, और आगे बढ़ जाएंगे अपन, 15 20 25। ये ट्रिपलेट्स याद रखना है। एक है 5 12, 5 12 और 13, ये भी बहुत बार यूज होने वाला ट्रिपलेट्स है, 5 12 और 13, 5 12 13। तो क्या इसका मल्टीपल भी ट्रिपलेट होगा? होगा, होगा ना, कहे नहीं होगा। 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 और 13 दूनी 26। लेकिन वो काम का नहीं है, इसलिए नहीं लिखा रहा हूँ, लेकिन होगा, ये बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 5 12 13, 15 8 17, 15 8 17 लिखना। और कुछ ट्रिपलेट्स बता रहा हूँ, उसको लिखना, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 8 17, 12 35 और 37, 20 21 29, 7 24 25, 9 40 और 41। हो गया। सबसे पहला प्राथमिकता आपको ये देना है, ये तो कंपलसरी मुंह जबानी रटाया होना चाहिए। उसके बाद इसको भी रट लेना, ये भी इससे कम इंपॉर्टेंट नहीं है, लगभग उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर ये याद हो जाए तो कुछ और ट्रिपलेट्स बता रहा हूँ जिनका बहुत कम उपयोग होगा, बट भूले भटके हो जाए तो याद रख लेना। जैसे और लिखेंगे आप 11 60 और 61, 11 60 और 61 है। उसके अलावा 16 63 65, 13 84 85, 28 45 और 53, 33 56 और 65, 20 20 है 20 99 101, 20 99 101, 20 99 101। लेकिन इसको तभी याद रखना जब ये याद हो जाए, ये बहुत कम यूज होगा लेकिन हो जाएगा। इसके अलावा जो भी मल्टीपल्स आते हैं, या तो इनमें से रहेंगे या इसका मल्टीपल होगा, ठीक। बाकी परफेक्ट नंबर में आने वाले फिर बहुत कम ट्रिपलेट्स हैं, तो ये ट्रिपलेट्स को आप याद रखिएगा। समझिए बात।
11 60 61 16 63 65 13 84 85 28 45 53 33 56 65 20 99 101। ठीक, आगे बढ़े। और क्या प्रॉपर्टीज देखें, ये 8वां वाला हो गया। क्या बोल रहे हो? फोटो लेना? जी बिल्कुल ले लो, मैं भी पोस्ट दूं साथ में। ठीक, ये पहला दूसरे की याद रखना, इसमें दिमाग में जोर डालना, लास्ट वाले पे हो जाए तो अच्छी बात। और मैं खुद याद नहीं किया हूं। सही बता। चलिए ठीक। अब आपको 3 साइड दिए होंगे, 3 साइड, लेकिन वैलिड ट्रायंगल के साइड्स, जो ट्रायंगल है ही नहीं ऐसा वाला नहीं, जो ट्रायंगल है और उसके आपको 3 साइड दिए हैं, और 3 साइड दे के आपको पूछ दे कि भैया ये बताओ कि ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। कैसे बताओगे? उसके तीनों साइड्स में ये इक्वेशन फिट अगर बैठता है, जैसे सी स्क्वायर, सी लेकिन क्या बोला, सबसे बड़ा वाला, फिर ए और बी बाकी जो रहेंगे। सी स्क्वायर मतलब जो सबसे बड़ा वाला साइड होगा उसका स्क्वायर अगर छोटा निकल जाए किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, मतलब बाकी जो बचे साइड है उसके स्क्वायर से, तो वो कैसा ट्रायंगल होगा? न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर बराबर हो जाए तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और ये तो पाइथागोरस थ्योरम भी है। और अगर सी स्क्वायर बड़ा निकल जाए बाकी दो साइड्स के स्क्वायर से, तो वो कैसा ट्रायंगल होगा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा। समझ आई बात? ठीक। जैसे अगर बनाऊं 7 5 और 16, ये कैसा ट्रायंगल है बताओ? ट्रायंगल है कि नहीं पहले ये बताओ। नहीं है, ठीक है, ट्रायंगल ही नहीं है। ठीक, क्लियर। अब ये ट्रायंगल है ट्रायंगल पक्का जी। कैसे जज किए? 7 + 5 12, और तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए बोले, है ना। एक और प्रॉपर्टी होती है कि डिफरेंस जो देखेंगे ना वो थर्ड साइड से छोटा ही होगा। जैसे 10 और 5 का डिफरेंस कितना होता है? 5, तो ये 7 से छोटा होगा, छोटा है। 10 और 7 का ही डिफरेंस ले लो, किससे छोटा होगा? 5 से, बचे हुए साइड से। वो भी एक प्रॉपर्टी होता है। बट फिलहाल हम बात करते हैं 7 और 5 और ये 10, 3 मान के चलो ट्रायंगल के साइड दे दी। ये ट्रायंगल है जी, बिल्कुल है, लेकिन कैसा ट्रायंगल है ये सवाल कर रहा हूं मैं। क्या राइट एंगल ट्रायंगल है? तो कैसे करोगे? सबसे बड़ा साइड इसमें क्या है? ए बी सी, ए 10, इसको सी मान लो। ठीक, 10 स्क्वायर कितना हो गया? 100। 5 का स्क्वायर 25, और 7 का स्क्वायर 49 + 25 50, और ये हो गया 74। ये 100 से छोटा है क्या? है। कैसा होना चाहिए? मतलब 100 बड़ा होना चाहिए, ये छोटा हो गया, मतलब किधर फॉलो करेगा? 49 + 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिला के 100 की वैल्यू है। कहाँ पे फिट बैठ रहा है देखो? 100 बड़ा है, छोटा है, बड़ा है किससे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 74 आ रही है। तो 100 बड़ा हो गया, ये एक ही केस बनाता है, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, क्लियर, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक, ये जज कर लोगे। ये तो बता ही दिया कौन सा ट्रायंगल है नहीं है। तो इसमें ध्यान रखना, कोई भी दो साइड, छोटा बड़ा कोई भी ले लो, कोई भी दो साइड तीसरे साइड से बड़ा ही होगा। कोई भी दो साइड मतलब मिला के तीसरे साइड से बड़ा ही होगा। क्षेत्रफल देख लिए, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और जहां पे आपको आधार दिया हो हाफ बेस इंटू हाइट। इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो क्या फॉलो होता है? तो ध्यान रखना, पेरीमीटर, पेरीमीटर की बात किया, परिमाप किसके बराबर होगा? ए बी अपॉन डी, ए सी अपॉन डी एफ, बी सी अपॉन ई एफ, मतलब जो भी करस्पॉन्डिंग साइड होंगे उनके रेशियो के बराबर वो होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये क्लियर। अब जरूरी नहीं आपको सिमिलरिटी के कंसेप्ट में पेरीमीटर बस देखने को मिले। मान के चलो मैं ए बी को बता देता ये 10 है, और डीई के बारे में बता दिया ये अगर डी ई एफ है, ये आपका 15 है। एसी के बारे में मैं बता दूं ये 20 है, तो ये डीएफ की वैल्यू क्या होगी? पेरीमीटर वगैरह कुछ निकालने की जरूरत नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ डीएफ की वैल्यू क्या है। निकाल सकते हो क्या? बस इतना फिट कर दो ना जी। 4 चीज में 3 चीज तो दिया हुआ है। ए बी क्या है?
10, डी क्या है 15, मतलब 10/15 ये बराबर 20/? मतलब x, तो x को इधर भेज दिए, 30 आ जाएगा वैल्यू काट पीट के। खैर क्वेश्चन कल देखेंगे, इसका यूज मैं आपको बता दिया। तो जरूरी नहीं पेरीमीटर से लेना देना, ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, सारे करस्पॉन्डिंग साइड आपस में रेशियो की तुलना में बराबर होते हैं। अगर सिमिलर है तो एरिया कैसे होगा, उन करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का, संगत जो भुजाएं हैं उनके वर्गों के अनुपात के बराबर उनका क्षेत्रफल का अनुपात होता है, जैसे ये हो गया। ठीक, चलिए। 17वां कंसेप्ट क्या बताया कि जो दो मिड पॉइंट हैं ट्रायंगल के, जैसे ये ए बी सी, इसमें जो बी सी आधार है, ये डी और ई पॉइंट क्या है, इसके मिड पॉइंट से मध्य बिंदु है। तो मैं अगर इस मध्य बिंदु को जोड़ूं तो ये जो लाइन है, ध्यान रखना, ये इसके आधार के पैरेलल होगा, समानांतर होगा, समांतर होगा मतलब पैरेलल लाइन से। ठीक है, तो डीई पैरेलल हो जाएंगे किसके, बीसी के। ठीक, क्लियर, समझ आई बात। ठीक, इसी का ठीक उल्टा वाइस वर्सा इस प्रकार भी हो सकता है। मान के चलिए ये एक ट्रायंगल है ए बी सी और ए बी का मिड पॉइंट है डी। अब अगर मैं बी सी के पैरेलल डी से एक लाइन खींचूं, पैरेलल लाइन खींचूं, तो ये आगे चल के जो काटेगा वो इसका मिड पॉइंट बनाएगा, ठीक उल्टा वाइस वर्सा। 18वां पॉइंट क्या देखे, 18वां पॉइंट भी ऐसे टाइप के ट्रायंगल की बात किए, इसी प्रकार की ट्रायंगल की बात किए। वहां जरूरी नहीं मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट हो, बस पैरेलल होना चाहिए ट्रायंगल ए बी सी और ये डी और ई। ये दो ट्रायंगल का निर्माण कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, दो ट्रायंगल, हाँ, एक ये छोटा वाला ट्रायंगल और एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल। इसमें भी वही सिमिलरिटी का रूल फॉलो होगा, ए डी अपॉन ए बी, क्योंकि ये छोटे ट्रायंगल में ये वाला साइड ए डी है और उसका करस्पॉन्डिंग साइड ये बड़ा वाला ए बी, ये बराबर ए ई अपॉन ए सी। और ठीक बाकी जैसे सिमिलरिटी का कंसेप्ट था। और हमने क्या देखा, रिफ्लेक्स एंगल देखा। रिफ्लेक्स एंगल प्रतिवर्ती कोण, अगर ये 30 डिग्री है तो इधर वाला 330 डिग्री हो जाएगा। ये जो पीछे बन रहा हो क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू हमेशा 180 डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए। सर 180 डिग्री हो गया तो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। ठीक, 180 डिग्री होगा तो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। अब ध्यान रखना, रिफ्लेक्स एंगल निकालने का तरीका क्या है, 360 डिग्री माइनस थीटा। कोई ट्रायंगल दिया है और तीनों साइड, तीनों एंगल का रिफ्लेक्स एंगल का वैल्यू पूछे तो उसका वैल्यू हमेशा कितना आता है, 900 डिग्री। एक और लास्ट कंसेप्ट देखे थे हम, क्या देखे कि ये अगर एंगल ए है, ये एक्सटीरियर एंगल θ1 और θ2, तो इनका योग θ1 प्लस θ2 ये बराबर 180 डिग्री प्लस ए होता है।